Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge Lab channel, and the complete name of the channel is Knowledge Lab by Rahil Ahmed, as you can see in the first slide. और आज जो हमें पेपर करना है वो है क्लास 11th फिज़िक्स का पेपर, फेडरल बोर्ड 2022 पास पेपर है, जो कि आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और एमसीक्यूज़ की सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वेबसाइट पर आपको इस तरह से पेपर्स मिलते हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा ये मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ। तो लोकल और हार्ड की जो हेडिंग है इस तरह से इन पर डली हुई है। तो ये लोकल वाला जो पेपर है आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, और हार्ड वाला जो पेपर है ये भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसको अपलोड कर दूंगा कोशिश करके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस यूनिट ऑफ प्रेशर। तो बेस यूनिट जो है हमारे पास, जैसे किलोग्राम, सेकेंड, टोटल 7 बेस यूनिट्स हैं ऐसा सिस्टम में। तो उन बेस यूनिट्स के अंदर जो है हमें प्रेशर का जो यूनिट है वो डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ है सॉल्व। देखिए, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। अब न्यूटन एक फर्दर जो है हम इसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ से आप ये चीज़ देख सकते हो। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की जगह मैंने लिखा, और मीटर स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मीटर से और नीचे वाला जो ये पावर लिखी हुई है, अब 2 पावर थी तो एक पावर जो है इसकी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 2 एम लिखे हुए थे, एक एम से जो है एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। तो नीचे वाला जो एम जब ऊपर जाएगा तो ये पावर इसकी हो जाएगी -1, और किलोग्राम पर मीटर और पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा है। जनाब ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसको मैग्नीफाई में कर देता हूँ आपको, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका एमसीक्यू नंबर 2 देख लेते हैं हम। एरर की बात हो रही है यहाँ पे। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर इज़ 1%। परसेंटेज एरर हमें गिवन है यहाँ पर सवाल में, रेडियस में, ठीक है। रेडियस का परसेंटेज एरर गिवन है 1% है। अब वो कह रहे हैं एरर जो है वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज़। जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई तो कांस्टेंट है चीज़ें। अब रेडियस उसमें है सिर्फ इन्वॉल्व, जो कि वेरिएबल है, और आर के ऊपर पावर लगी हुई है 3। तो जब भी आप एरर की कैलकुलेशन कर रहे हो और परसेंटेज एरर आपको गिवन हो ऑलरेडी, तो तब आपने करना ये होता है कि जो पावर होती है उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है परसेंटेज एरर से। तो हमारे पास पावर यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1% से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3%। तो 3% इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके चैप्टर नंबर 1 से है ये सारी चीज़ें। एमसीक्यू नंबर 1 भी और एमसीक्यू नंबर 2, ये दोनों एमसीक्यूज़ जो हैं चैप्टर नंबर 1 से हैं। अब एमसीक्यू नंबर 3 ये वेक्टर चैप्टर से है। इफ़ ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, इफ़ ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई, देन द एंगल बिटवीन वैक्टर ए एंड एक्स एक्सिस इज़। अब एक्स एक्सिस से वेक्टर का एंगल आपसे पूछ रहे हैं, और आपको ये बता दिया है कि कंपोनेंट्स जो हैं दोनों बराबर हैं, यानी ए एक्स और ए वाई जो हैं दोनों बराबर हैं। ऐसा 45 डिग्री पर होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एमसीक्यू नंबर 2 है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ एमसीक्यू नंबर 3 है जी। एमसीक्यू नंबर 3 है, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई। तो ए एक्स के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है ए कॉस थीटा। जनरलाइज में अगर बात करें तो वैसे तो हमारे पास जो है एंगल पे डिपेंड करता है कि एंगल कौन से एक्सिस से गिवन है। तो फिलहाल उन्होंने एक्स एक्सिस की ही बात की थी, तो ये थीटा जो है एक्स एक्सिस से हमें गिवन है, तो इस लिहाज से ये ए कॉस थीटा बनेगा एक्स कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट जो है वो ए साइन थीटा बनेगा, ठीक है। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया यहाँ पे, सॉरी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा को मैंने दूसरी तरफ मूव करा दिया है, इसी वजह से यहाँ पे 1 आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो साइन अपॉन कॉस ये होता है टेंजेंट थीटा। अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो टेन इनवर्स हमने 1 कर दिया, 10 को हमें दूसरी तरफ भेज दिया, तो टेन इनवर्स 1 हो गया। थीटा को मैंने इस तरफ लिख दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ किए। अच्छा, टेन इनवर्स ऑफ 1 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 45 डिग्री। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो। तो 45 डिग्री जो है इसका करेक्ट आंसर है। और एक दूसरी बात ये भी है कि कॉस और साइन जो फंक्शन है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 टेबल में जो आप वैल्यूज़ याद करते हो। इसके अलावा 0.707 ये बनता है, ठीक है, वैल्यू 45 डिग्री पर दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम रहती हैं। इसी वजह से जो है ए एक्स और ए वाई दोनों बराबर रहते हैं 45 डिग्री पर। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। एमसीक्यू नंबर है हमारे पास 4, और इसमें बात हो रही है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की। जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है और
वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है। अगर हमारे पास रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी आ रही है, जैसा कि वर्क डन में होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन आता है जो कि स्केलर है। तो ये एक डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। और वेक्टर प्रोडक्ट, अगर आप फोर्स को मल्टीप्लाई करें मोमेंट आर्म से या डिस्टेंस की, अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर लें तो आपको टॉर्क मिलता है। तो एक वेक्टर प्रोडक्ट की जो है एग्जांपल हो गई, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इफ़ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेम, अब वो कह रहा है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का सेम है, तो तब उनके दरमियान एंगल कितना होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 4 है, ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट है और ए क्रॉस बी ये है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह की है। अब ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड की वहाँ पे बात हो रही थी, तो मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए बी कॉस थीटा। अब थीटा जो होता है यहाँ पे एंगल होता है, एंगल बिटवीन द वैक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, ये कोई एक्सिस से जो है एंगल नहीं होता। जब भी आप कोई फार्मूला वगैरह याद करो तो लाजमी तौर पर सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, एंगल आपको लाजमी पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल है, कहाँ से गिवन होता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये जो थीटा एंगल हमें गिवन होता है स्केलर में और वेक्टर प्रोडक्ट में, इसमें जो एंगल है ये दोनों वेक्टर्स के दरमियान वाला एंगल होता है। ठीक है, तो ए बी क्रॉस थीटा इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये ए बी साइन थीटा से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब ए बी से ए बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बचा, सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा बचा। अब कॉस थीटा को मैंने दूसरी तरफ मूव करवा दिया है तो ये यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर कॉस थीटा नीचे की तरफ मूव हो जाएगा डिनोमिनेटर पे। और साइन अपॉन कॉस आपको पता है tan थीटा होता है। वंस अगेन जनाब वही वाली सिचुएशन जो यहाँ पे थी, तो ये 45 डिग्री हमारे पास आंसर आ रहा है, क्योंकि साइन और कॉस जो हैं वो 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, इसी वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बराबर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों आंसर सेम ही हैं दोनों MCQs के लिए। अब हम करते हैं MCQ नंबर 5। तो MCQ नंबर 5, और MCQ नंबर 5 इसको मैं जूम कर दूँ। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड्स विल बी। तो 2 सेकेंड में मैं बताना है कि कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है। तो फ्री फॉल मोशन में आपको पता है एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होती है, और जब हम डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे होते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हम ऑब्वियसली ज़ीरो ले रहे होते हैं, क्योंकि इसने हमें यहाँ पे गिवन ही नहीं दी है, तो इसलिए हम ज़ीरो लेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो h इज़ इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT², ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। और इनिशियल वेलोसिटी में ले रहा हूँ यहाँ पे 0, टाइम हमें गिवन था 2 सेकेंड्स, पुट कर दिया है यहाँ पर, g की वैल्यू 9.8 पुट कर दी है, टाइम यहाँ पे अगेन 2 पुट कर दिया है t की जगह। सारी सिंप्लीफिकेशन जब आप कर लेंगे 2 0 0 हो जाएगा, इसको आप 2 मत कर दीजिएगा। ठीक है, 2 0 0 होगा तो ये पूरी चीज़ तो एलिमिनेट हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे करना ये होगा 2, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 19.6 मीटर जो है ये यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा। तो 19.6 मीटर जनाब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है ऑप्शन। उसके बाद देखें MCQ नंबर 6 है। MCQ नंबर 6 है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, मोशन इन 2 डायमेंशन होती है ये, और टाइम ऑफ फ्लाइट के हवाले से बात करनी है हमें। इफ़ अ बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये V0 की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी में गिवन है। V0 इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में। इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो थीटा में गिवन है 30 डिग्री है। देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज़, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने यहाँ पे किया हुआ है MCQ नंबर 6। फॉर्मूला है हमारे पास V0 2V0 साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, बुक के पेज रेफरेंसेस वहाँ पे मौजूद हैं, आप स्लाइड पे देख सकते हो कि क्या है पेज नंबर, बाकी मैं बता भी दूंगा। 2V0 साइन थीटा अपॉन जी जनाब ये है फॉर्मूला, और V0 इनिशियल वेलोसिटी होती है, थीटा जो है वो एंगल होता है। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 30, दोनों वैल्यूज़ वहाँ पे गिवन थी हमें, 30 एंगल भी 30 था, इनिशियल वेलोसिटी भी 30 थी। तो सारी वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया तो 3.06 सेकंड हमारे पास आंसर आ रहा है। तो राउंड ऑफ जब आप इसको करोगे तो 3 ही बनेगा, और ऑप्शन भी हमें 3 का ही गिवन है यहाँ पर। तो 3 जो है मैंने यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट किया, 3 सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। और बुक में ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 106 पर, बुक में पेज नंबर 106 पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा MCQ नंबर 5 के लिए पेज रेफरेंस इसलिए नहीं डाला क्योंकि बहुत सिंपल सा है, क्लास 9-10 में पढ़ते रहते हैं आप ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ का मैंने पेज रेफरेंस वहाँ पे नहीं दिया है। अब MCQ नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम।
इफ़ द रेडियस ऑफ मून इज़ 1600 किलोमीटर्स, रेडियस आपको गिवन है 1600 किलोमीटर, तो किलोमीटर को पहले आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे आपको पता है कम होती है, 1/6 होती है 9.8 का, यानी अर्थ पे जो वैल्यू है उसका 6 टाइम्स लेस होती है, तो वो हमें गिवन भी है। देन द एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज़, ये आप इसे याद भी कर लीजिएगा, किसी न्यूमेरिकल में कहीं कहीं न्यूमेरिकल में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ जाती है, तो ये आप याद भी कर लीजिएगा। एस्केप वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है कि कितनी होगी, रेडियस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें गिवन है, और हमसे पूछ रहा है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। एमसीक्यू नंबर 7 है ये हमारा, और एमसीक्यू नंबर 7 यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है √2gr, और ये जो है इसमें कुछ हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की हुई है, बुक में ये फार्मूला मौजूद है, कुछ अप्रॉक्सीमेशन के साथ ये फार्मूला आपके पास आता है, एक्चुअल फार्मूला जो होता है वो कुछ और होता है। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए मैंने ये फार्मूला आसानी के लिए यूज़ किया है, और इससे आंसर भी हमारे पास बिल्कुल ठीक आया है। √2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1600, और किलोमीटर के लिए मैंने यहाँ पे देखें किलो के लिए 10 की पावर 3 जो है प्रीफिक्स वैल्यूज़ की यूज़ की है। जब सारा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 2262.74 मीटर पर सेकेंड। तो यही मैंने ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है एमसीक्यू नंबर 7 में। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 7 बुक में पेज नंबर 134 पर ये आपको मिल जाएगा फार्मूला वगैरह सारी डिटेल इसकी। तो 2263 राउंड ऑफ होके जनाब ये आंसर उन्होंने लिखा है, 0.7 था तो राउंड ऑफ होके 63 हो गया, 62 से वो। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की बात हो रही है। ओमेगा इक्वल होता है θ/t, इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का, बेसिक जो फॉर्मूला है बिल्कुल। वैसे तो काफ़ी सारे फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है ओमेगा से रिलेटेड। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इन रेडियंस पर सेकेंड इज़, तो रेडियंस पर सेकेंड में मेजरमेंट होती है ओमेगा की, एंगुलर वेलोसिटी की, और यूनिट होता है इसका रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि जो क्लॉक होती है, घड़ी जो होती है, उसमें जो सेकंड वाली सुई होती है, निडल होती है, सेकंड हैंड जिसे हम कहते हैं, तो उसकी जो है हमारे पास स्पीड क्या होती है रेडियंस पर सेकंड में, हमें ये बताना है कि क्या होगी उसकी स्पीड। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मैंने किया हुआ है एमसीक्यू नंबर 8 सॉल्व, यहाँ पर ये रहा। तो ओमेगा का पहले हमने फॉर्मूला लिखा θ/t, थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टी जो है वो टाइम है जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो 2π रेडियन कंप्लीट होते हैं, जहाँ पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, जो सेकंड वाली सुई होती है वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है। अब सर्कल में आपको पता है कि 2π रेडियंस होते हैं और 360 डिग्रीज होते हैं। फिलहाल हमें रेडियंस में कन्वर्ज जो है कैलकुलेशन करनी है, तो ऐसे 2π मैंने यहाँ पर लिखा है, 360 डिग्री नहीं लिखा, तो 2π रेडियन मैंने लिखा। अब उसके बाद जब पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है सेकंड वाली घड़ी, तो वो 60 सेकंड जो है कंप्लीट करती है, तो टाइम यहाँ पे 60 सेकंड होगा। तो 2π डिवाइडेड बाय 60 किया हमने, सिंप्लीफाई किया तो π/30 रेडियन पर सेकंड जो है हमारे पास आंसर आया है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यानी कि मैनुअली हो जाएगी। तो इसी तरह से आंसर वहाँ पे दिया हुआ है, तो इस वजह से मैंने ऐसे किया है, वरना आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते थे, डेसिमल में आंसर आता, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसी वजह से मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया है, और तो ऑप्शंस को देखते हुए आपने काम करना होता है। तो बुक में पेज नंबर 151 पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से जो मालूमात है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी सवाल उन्होंने खुद से बना के दिया है, बुक में नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है वहाँ पर। ये एक्सरसाइज मैंने नहीं चेक की इसकी, हो सकता है एक्सरसाइज में हो। चलें, बहरहाल एमसीक्यू नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए क्या चीज़ जो है वो ठीक लिखी हुई है यहाँ पर। बुक में पेज नंबर 177 पर ये आपको टॉपिक मिलेगा, और ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम से मौजूद नहीं है ये टॉपिक, किसी और मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से वहाँ पे डेफिनेशन मौजूद है, और फार्मूला वगैरह सब मौजूद है। तो ये जो है रिलेशनशिप वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा। ये v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ r के। ठीक है, √gr वहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो g वहाँ पे है कांस्टेंट, तो उसको हम जो है वो रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बनेगा r के साथ। ठीक है, और क्रिटिकल वेलोसिटी वहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है स्पेशल केस होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ये वो वेलोसिटी होती है जो किसी सैटेलाइट को रिक्वायर होती है उसको ऑर्बिट में रखने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका रेडियस के साथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें ऑब्जेक्ट जो है सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करेगा। जितना ज़्यादा रेडियस रखेंगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी जो है वो होनी चाहिए। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 10 है, 2 मीटर हाई टैंक इज़ फुल ऑफ वाटर। तो 2 मीटर हाई टैंक इज़ फुल ऑफ वाटर, एक टैंक है पानी का, उस 2 मीटर उसकी ऊंचाई है। इफ़ अ होल अपीयर्स एट इट्स मिडल, अब दरमियान में होल किया गया है, तो हाँ हाइट जो हमें लेनी है वो हाफ लेनी है, यानी 2 मीटर का हाफ कितना होगा, 1 मीटर होगा, तो 1 मीटर हम हाइट यूज़ करेंगे। देन द स्पीड ऑफ इफ्लक्स 6, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमें कैलकुलेट करनी है। पूरा टॉपिक है बुक में पेज नंबर 210 पर आपको मिल जाएगा। टॉर्शलीज़ थ्योरम कहलाता है ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो
इसका जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है MCQ नंबर 10, MCQ नंबर 10 जनाब, ये फार्मूला है इसका, √2GH इज़ द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। V जो है इसका सिंबल यूज़ हुआ है बुक में, और 2 लिखा मैंने, 9.8 लिखा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। H यहाँ पे हाइट थी हमारे पास जिस पे होल किया गया था, तो 1 है वो। सारी कैलकुलेशन की हमने तो 4.427 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ रहा है। राउंड ऑफ होकर 4.43 बनता है, लेकिन ऑप्शन में 4.42 ही हमारे पास गिवन है, तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 10 जनाब ये रहा, तो 4.42 मीटर पर सेकंड जनाब, दिस इज़ द आंसर। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 11 की तरफ। MCQ नंबर 11, तो हेयर इज़ MCQ नंबर 11। चेंज कैसे हो गई जगह, जी जनाब, जूम हो गया है, नज़र भी आ रहा होगा आप जी। फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है किस जगह पर, डिस्प्लेसमेंट की किस वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें बताना है। ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड ये सारे सवालात हैं, बुक में ही आपको मिल जाएगा पेज नंबर 234 पर। मतलब फॉर्मूले वगैरह आपको मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, अप्लाई ख़ुद करना होगा। अप्लाई नहीं हुआ हुआ वहाँ पर, ख़ुद से उन्होंने सवाल बना कर दिया है। तो MCQ नंबर हमारे पास है ये 11, ये रहा जी जनाब। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल्स टू 1/4 मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमें रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब आप देखेंगे, जो मैंने पेज आपको बताया है, वहाँ पे आपको मिलेगा ½ इज़ द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मीन पोजीशन से, कि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जब होती है, एक्सट्रीम पोजीशन जब होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं x0 से, दिस इज़ द एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो पहले थी, कि स्प्रिंग कांस्टेंट है 1/2 पहले से लिखा हुआ था। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन आपको नज़र आ रही होगी होती हुई, 1/2 k और 1/2 k ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे बचेगा x², तो x² लिख दिया। यहाँ पे बचेगा x0² 4, तो x0² 4 यहाँ पे बचा है। अब हमने दोनों तरफ ले लिया है स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना कि x², की, तो इसलिए स्क्वायर हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ले लिया हमने, सिंप्लीफाई किया, तो ये आया हमारे पास x0/2। क्लियर है। तो x0/2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 11। अब हम करते हैं MCQ नंबर 12। लेट मी जूम इट फर्स्ट। तो बुक में पेज नंबर 232 पर आपको ये मिल जाएगा। अ सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट हैज़ टाइम पीरियड T when the lift is at rest, when the lift falls freely the time period is। अब टाइम पीरियड जो है इसके हवाले से फॉर्मूला आपको गिवन तो है, T इज़ इक्वल्स टू 2π√L/g, दिस इज़ द फार्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम, ठीक है। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए फार्मूला अलग है, सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला अलग है। बुक में पेज नंबर 232 पर आपको एक क्विज़ नज़र आएगा। ये क्विज़ थोड़ी सी वर्डिंग में चेंज करके आपको यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, यानी कि सॉल्व आपको खुद ही करना था वो, तो यहाँ पे भी ये खुद ही करना है। अब आपको ये ऑप्शंस उसने कुछ दिए हुए हैं, देखें 0 दिया हुआ है, T/g दिया हुआ है, G/t दिया हुआ है और इन्फिनिट दिया हुआ है, इनफाइनाइट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको ज़रा समझ लें आपके ये होगा कैसे, कंसेप्चुअल सवाल था, ठीक है। देखें, जब आप पेंडुलम की अगर हम बात करें और डिनोमिनेटर में जो है एक्सेलरेशन की बात आती है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फ़िलहाल लिखा हुआ है, तो अगर एक्सेलरेशन जो है वो अगर हम जो सिंपल पेंडुलम है उसे किसी ऐसी चीज़ में रख दें जो मूवेबल हो, जो मूव करती हो, अप एंड डाउन मूव कर रही है, लेट्स सपोज, तो उसमें एक्सेलरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तब तो जो है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर होती है तो ज़ीरो होती है एक्सेलरेशन, तो तब तो टाइम पीरियड सेम रहता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, अब वो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है या डाउनवर्ड कर रहा है, वो डिपेंड करेगा, उसके साथ फिर हमें डायरेक्शन इन्वॉल्व करना पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, प्लस साइन या माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब फिलहाल जो फ्री फॉल मोशन कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है, तो हमें जो है वो माइनस साइन यहाँ पे जो है पुट करना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे क्योंकि वो g के बराबर है, तो g - g हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√L/g, तो वहाँ पे जो हमें एक्सेलरेशन लिखनी है वो टोटल एक्सेलरेशन लिखनी है कि कितनी आ रही है। तो एक तो कैपिटल स्मॉल g हमारे पास लिखा हुआ था पहले से फॉर्मूले वाला,
और जो माइनस जी मैं कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल मोशन कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी वजह से मैं माइनस जी यहाँ पे जो है वो पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जी माइनस जी जब आप करेंगे तो ज़ीरो आंसर आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये और डिनोमिनेटर में है, तो जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है हमें पता है कि आंसर जो है वो इन्फिनिटी आता है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इन्फिनिट लिखा है। ठीक है, इसको आप एक तरह से और भी देख सकते हो, वो ये कि जब फ्री फॉल मोशन होगी ऑब्जेक्ट जो सिंपल पेंडुलम जो है आपने अटैच किया हुआ है सीलिंग के साथ, यानी छत के साथ, उसके एलिवेटर की छत के साथ जो है अटैच किया हुआ है, सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट या लिफ्ट के साथ, लिफ्ट की छत के साथ अटैच किया हुआ है उसको। तो जब वो फ्री फॉल मोशन करेगा तो उससे जो है वो रिएक्शन फोर्स जिसे हम टेंशन फोर्स कह रहे होते हैं स्प्रिंग में जो होती है वो नहीं मिल पाएगी टेंशन फोर्स। तो जब कोई रिएक्शन फोर्स ही नहीं है तो सिंपल पेंडुलम कैसे काम करेगा, वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इसका टाइम पीरियड हम कह रहे हैं कि कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 13। इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इज़। अब बुक में पेज नंबर 264 पर ये गिवन है और ये मैंने आपकी पिक्चर लेके भी यहाँ पे रखी हुई है स्लाइड पर एमसीक्यू नंबर 13 के लिए। एमसीक्यू नंबर 13 जी जनाब, ये रहा बुक की लाइन है ये। इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड फॉर ईच डिग्री इज़ 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैग्नीफाई जूम हुआ था इसलिए। डिग्री राइज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज़ द आंसर। फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, अगर वो वैल्यू चेंज कर देता है, टेम्परेचर कोई और लिख के दे देता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वी नॉट इज इक्वल्स टू वी माइनस 0.61 टी इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आपने यहाँ पे लिखना होगा जो भी गिवन होगा और फिर कैलकुलेशन करेंगे आपके पास तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये 0.61 मीटर पर सेकेंड, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये रहा। ठीक है, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर, ये रट्टा था। चलें अब आगे देखते हैं एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 में हमें डेफिनेशन गिवन है वेवलेंथ की। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव करेस्ट और ट्रफ जो है इसको वेवलेंथ कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स के लिए ये टर्म यूज़ होती है करेस्ट और ट्रफ की। ठीक है, तो लैम्डा इज़ द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 15 देखते हैं हम। इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ। बुक में एक्सरसाइज में जो है एमसीक्यू मौजूद है, टेक्स्ट में मुझे नज़र नहीं आया सब कुछ लिखा हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में आप किस तरह से जो है फ़र्क करेंगे। तो पोलराइजेशन जो है ना ये ट्रांसवर्स वेव्स में होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में नहीं होती है ये पोलराइजेशन जो है। बाकी रिफ्रैक्शन भी करती हैं, रिफ्लेक्शन भी करती हैं दोनों वेव्स, और डायफ्रैक्शन भी दोनों वेव्स करती हैं। कम ज़्यादा का है कॉन्सेप्ट, किसी में कम होती है डायफ्रैक्शन, किसी में ज़्यादा। यानी लाइट में जो है वो कम होती है डायफ्रैक्शन, साउंड में डायफ्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो पोलराइजेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसवर्स वेव में पाई जाती है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में पाई नहीं जाती, तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दोनों को। अब एमसीक्यू नंबर 16 है। फॉर इन आइजोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज। आइजोथर्मल प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ वर्क डन होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। रीज़न ये है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आइजो का मतलब होता है सेम, थर्मल जो है वो हीट के लिए इस्तेमाल होता है ग्रीक लैंग्वेज में, तो टेम्परेचर सेम रहता है, तो इसी वजह से इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसी वजह से डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। जो भी आप सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो वर्क डन में इस्तेमाल होगी, और यही वजह है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो हीट इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। अब एमसीक्यू नंबर 17 है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसकी इक्वेशन आपको गिवन है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे उसको अरेंज कर दिया उन्होंने डेल्टा यू की टर्म्स में, तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया है। बुक में पेज नंबर 353 पर आपको ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। फॉर्मूला अरेंज जो है आपको खुद करना पड़ेगा, वहाँ पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू वहाँ पे गिवन है आपको। थोड़ा सा उसने जो है बस चेंज कर दिया, यहाँ पे अरेंजमेंट कर दी है, तो ये आपने जो है आइडेंटिफाई करना था बस। तो एमसीक्यू नंबर 17 तक पूरा हो गया जनाब ये वाला पेपर हमारा। और लास्ट में जनाब वही सारी चीज़ें जो सब कहते हैं कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। और आपके सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है, काम करने का जज्बा मिलता है, काम करने में मज़ा आता है। यानी कि अभी तकरीबन रात के 1:30 बजे तक बैठ के जनाब ये मैंने स्लाइड्स वगैरह पहले कंप्लीट की थी, और आज सुबह जो है फिर अब इसकी रिकॉर्डिंग मैंने की है। सुबह के वक्त रिकॉर्डिंग करना आसान होता है क्योंकि शोर शराबा जो है आसपास कम होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहें ताकि हौसला अफजाई हमारी हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।